राजवीर राठौर गांव का प्रधान था। वो पूरे गांव में दबदबा रखता था। पूरा गांव उससे डरता था। सरोज जी के घर के बाहर चोर की आवाज आई। सरोज जी ने हैरान होते हुए दिल पर हाथ रखा और बाहर की तरफ कदम बढ़ा दिए। जब बाहर राजवीर राठौर को देखकर उनका चेहरा डर से पीला पड़ गया तो वो जल्दी से आगे बढ़कर राजवीर राठौर के सामने हाथ जोड़े खड़ी हो गई। सब ठीक है साहब? आप इस वक्त यहाँ? वैसे भी राठौर साहब के रौब दबदबे से ही इलाके के लोग डरते थे और उस वक्त राजवीर राठौर को इस कदर गुस्से में देखकर वे कैसे न डरती। अभी इसी वक्त अंदर जाओ और अपनी बेटी को बुलाकर बाहर ले आओ। राजवीर राठौर ने अपनी चादर को कंधे पर रखते हुए गुस्से से कहा। बेटी का नाम सुनते ही सरोज जी का बदन कांपने लगा। ना जाने क्या हुआ है, हर वक्त ही उनका दिल अपने बेटे अमन की जिद्दी तबीयत की वजह से घबराता रहता था और आज उन्हें पूरा यकीन हो गया था कि जरूर कोई बड़ी गड़बड़ी हुई है। उसी गुस्से का निशाना बनने के लिए वो सामने खड़ी थी। साहब, मुझे बताइए तो सही, क्या हुआ है? वो अनजाने में ही पैरों के बल बैठते हुए रो पड़ी। अभी और इसी वक्त अंदर जाओ और अपनी बेटी को बुलाकर ले आओ। राठौर साहब इस कदर चिल्लाए कि पूरा माहौल डर से सन्न हो गया। गली के लोग अपने घरों से झांकने लगे और उनके गार्ड्स हाथों में बंदूक लिए खड़े थे, जैसे हुक्म मिलते ही चलाने को तैयार हों। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या जुर्म हुआ है कि सरोज जी की बेटी को बुलाया जा रहा है। सरोज जी जल्दी से उठी और घर की ओर दौड़ पड़ी। अंदर पहुंचकर भी चैन नहीं मिला। सीधे सुहाना के कमरे की ओर गईं, जो कॉलेज से आकर लेटी हुई थी। उन्होंने दरवाजा खटखटाकर उसे नींद से जगाना चाहा। जल्दी उठो और मेरे साथ बाहर आओ। अपनी माँ का पीला चेहरा और कांपते होंठ देखकर सुहाना हैरान रह गई। क्या हुआ अम्मा? इस वक्त बाहर क्यों जाना है? उसने नींद से भारी आंखें खोलकर माँ को देखा। सुहाना, नीचे चलो और बाहर आओ। राठौर साहब हमारे दरवाजे पर खड़े हैं। अरे तो क्या हुआ? कोई कयामत तो दरवाजे पर नहीं आ गई अम्मा? उसे हमेशा की तरह माँ का डर देखकर झुलझुलाहट हुई। सुहाना, जिद मत करो, अभी चलो मेरे साथ। सरोज जी ने उसका हाथ पकड़कर उसे बिस्तर से नीचे उतार दिया। सुहाना ने नींद में भरी आंखें और बिखरे बालों के साथ दुपट्टा उठा लिया। अम्मा बताओ तो, हुआ क्या है? उसका मन कर रहा था कि कमरे में बैठ जाए और दरवाजा बंद कर ले। उसे हमेशा राठौर की इस आदत से चिढ़ होती थी कि वे आम लोगों को कीड़े मकोड़े समझते थे। बस तुम बाहर चलो। राठौर साहब को इंतजार पसंद नहीं है। इससे पहले कि वो घर के अंदर आ जाएं, सरोज जी का बदन डर से कांप रहा था और उनके कदम डगमगाने लगे। मेरा हाथ छोड़ दो अम्मा, मुझे बताओ क्या हुआ? उसने अपना हाथ सख्ती से छुड़ाया। उसकी माँ हमेशा ही उसकी इस जिद पर चिढ़ती थीं। उस लड़की को बेवजह लड़ाई झगड़े करने का शौक था। सुहाना, मेरे साथ चलो। इस बार सरोज जी ने उसे मजबूती से खींचा, पर सुहाना जिद पर अड़ी थी और मुंह बिचकाते हुए बाहर की ओर जा रही थी। जब वे दरवाजे से बाहर निकली तो सामने राजवीर राठौर और उसके गार्ड्स खड़े थे। राजवीर का चेहरा इतना लाल और गुस्से में था कि सरोज जी का तो पसीना ही उतर आया। इसे उठाकर गाड़ी में डालो, उसने हुक्म दिया। उसके गार्ड्स तुरंत आगे बढ़े और सुहाना को पकड़ने लगे। फौरन सरोज जी ने डर के मारे उनके कदमों के आगे बैठ गईं और रोते हुए बहुत ही नम्रता से मनाने लगी। राठौर साहब बताइए तो सही, आखिर क्या हुआ? राजवीर ने कठोरता से कहा। तुम्हारे बेटे ने मेरी बहन का घर बर्बाद कर दिया है, उसके पति को मारा है। उसकी आवाज में ऐसी सख्ती थी कि माँ बेटी एक साथ सहम कर खड़ी रह गईं। सरोज जी तो हमेशा से अपने बेटे अमन की जिद्दी और बेपरवाह फितरत से डरती आई थी। आज वही डर हकीकत बनकर उनके सामने खड़ा था। क्या कह रहे हो आप साहब? सरोज जी चिल्लाईं। उसकी आवाज में एक माँ का दर्द था। राजवीर ने कहा, मैं जो कह रहा हूँ मैं होश में कह रहा हूँ। हक तो यही था कि मैं तुम्हारे बेटे की कहानी यहीं दहलीज पर खत्म कर देता, पर मैंने तुम्हारी बुढ़ापे का ख्याल रखा और तुम्हारी बेटी को बस ले जा रहा हूँ। अगर आज तुम्हारा बेटा मेरे सामने होता तो उसकी खाल उधेड़ देता। आज के बाद वह गांव में दिखाई भी नहीं देना चाहिए।
कहकर वह बिना सुहाना की तरफ देखे पीछे मुड़ गया। सरोज जी अपने सर पर हाथ रखकर चीख पड़ी, राठौर साहब ये सब मत कीजिए। अगर मेरी बेटी को अपनी हवेली में ले जाना ही है तो उससे शादी कर लीजिए, ताकि मेरे दिल को तसल्ली रहे कि वो किसी गलत रास्ते पर नहीं जा रही। सरोज जी रो रो कर गिड़गिड़ा रही थी। वो जानती थी कि राठौर की हवेली में ले जाए जाने वाली लड़कियों के साथ कैसा सुलूक होता है, इसीलिए हाथ जोड़कर उन्होंने विनती की। राजवीर राठौर की आंखों में हैरानी उतर आई। क्या तुम्हारी बेटी से शादी? लगता है तुम पागल हो चुकी हो, वो अभी भी गुस्से से चिल्लाया। आज तक किसी ने राठौर साहब को इस तरह उबलते नहीं देखा था। गांव में उन्हें जितना नरम दिल माना जाता था, वैसा राठौर की नस्ल में शायद ही कोई रहा हो। लेकिन पढ़ाई लिखाई और शहर के माहौल ने उन्हें उन पुरानी रस्मों रिवाजों के खिलाफ खड़ा कर दिया था। आज मामला उनकी बहन से जुड़ा था, इसीलिए अपनी बहन की हालत देखकर वो खुद को रोक नहीं पाए और गुनहगार के घर आ धमके। साहब, एक लड़की की इज्जत का सवाल है। सरोज जी रोते रोते गिर पड़ी। सुहाना की आंखों से भी आंसू बह निकले। जहां वो खुद को हमेशा एक बहादुर लड़की समझती थी, वहीं आज अपने भाई अमन की गलती की वजह से उसके पास कहने को एक शब्द भी नहीं था। राठौर साहब का गुस्सा और उनकी जिद उसे सही लग रही थी। उसने रुपट्टे में चेहरा छुपा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। माँ से बिछड़ने का दर्द और अपनी जिंदगी का बिखरना देखकर उसका दिल टूट गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा दिन भी उसकी किस्मत में लिखा था। सरोज जी की फरियाद की लाज रखते हुए राजवीर का गुस्सा कुछ नरम पड़ा। उन्होंने मजबूरी में अपने गार्ड की ओर देखकर कहा, जाओ शादी का इंतजाम करो। सरोज जी का दिल रखने के लिए उन्होंने यह कदम उठा लिया। वो पलटकर सरोज जी के घर के भीतर आकर बैठ गए। सरोज जी जल्दी से अपनी बेटी को कमरे में ले गईं। बेटी को गले लगाते हुए बोली, तुम्हारे भाई ने जो कुछ किया है उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ, लेकिन राठौर की हवेली में तुम ब्याह कर जा रही हो। बस अपनी माँ की इज्जत रख लेना कि राजवीर ने तुमसे शादी की है। जैसे भी दिन हो काट लेना। मुझे उम्मीद है कि एक दिन ये मुसीबत भी टल जाएगी। अपनी बेटी को बेतहासा रोता देख वे खुद भी बिखर गईं। वो जानती थीं कि राठौर की जिद और अकड़ के सामने कोई नहीं टिक सकता। आज उन्हें सचमुच अपने पति की मौत और बेटे अमन की बिगड़ी संगत पर पछतावा हो रहा था, जिससे वो हमेशा डरती थीं। लेकिन आज सरोज जी को समझ आया कि उनके बेटे अमन की वजह से उनकी बेटी सुहाना की जिंदगी भी तबाह हो गई। कुछ ही देर में शादी का इंतजाम कर लिया गया और सुहाना की शादी राठौर साहब से करा दी गई। सरोज जी के लिए यही बहुत था कि वो उसे शादी करके ले जा रहे हैं, वरना राठौर की हवेली में कभी ऐसा नहीं हुआ था कि जबरन लाई गई लड़की से ब्याह कर लिया जाए। उन्हें तो अपनी सेवा के लिए ले जाया जाता और फिर सारी उम्र वो लड़की राठौर के घर में नौकरानी की तरह जीती। बैठे बिठाए माँ बेटी पर आफत टूट पड़ी। शादी के बाद राजवीर राठौर ने सुहाना को अपनी गाड़ी में बैठाया और गाड़ियों का काफिला हवेली की ओर चल पड़ा। सरोज जी रोते रोते दरवाजे की दहलीज पर बैठ गईं। सब कुछ उनकी मुट्ठी से रेत की तरह फिसल गया। वो सब हो गया था जिसकी उन्होंने कभी कल्पना तक नहीं की थी। अब सारी उम्र शायद उन्हें अपनी बेटी की टूटी उम्मीदों और बिखरे ख्वाबों का शोक करना था। गाड़ी में बैठे हुए सुहाना ने डरते डरते अपनी रोती हुई आंखों से राठौर साहब को देखा और देखते ही रह गई। वो मर्दाना खूबसूरती का नायाब नमूना थे। बड़ी बड़ी आंखें जिनमें उस वक्त गुस्से की लालिमा थी, नुकीले होंठ जो इतने तरासे हुए लग रहे थे कि कोई भी देखता रह जाए। उनका गोरा रंग गुस्से से और लाल हो उठा था। माथे पर बिखरे बाल, कंधे पर पड़ी चादर और घनी मूछ दाढ़ी उनकी शख्सियत को और भी रौबदार बना रहे थे। शायद वो इतने खूबसूरत थे कि कोई भी लड़की उन्हें देखकर अपना दिल हार बैठती। सुहाना के दिल ने भी एक पल को सोचा, क्या बुरा होता अगर वो उससे किसी और वक्त किसी और हालात में मिली होती। वो भी एक जवान लड़की थी और इस उम्र में किसी पर दिल आ जाना कोई अजीब बात नहीं थी। और जब सामने वाला मर्द राजवीर राठौर जितना रौबदार और खूबसूरत हो
तो कौन लड़की खुद को रोक पाएगी। मगर राठौर साहब ने उस पर एक नज़र डालना भी गवारा नहीं किया। उनकी आंखें तो सामने शीशे पर टिकी थीं, जैसे किसी गहरी और अनचाही सोच में डूबे हों। शायद वो अपनी बहन की टूटी हुई जिंदगी के दर्द में जल रहे थे। सुहाना को अपने भाई अमन पर गुस्सा आने लगा। उसने न सिर्फ उसकी जिंदगी तबाह कर दी थी, बल्कि अपनी भी बर्बादी मोल ली थी। अपने भाई की करतूत और अपनी हैसियत याद आते ही वो फूट फूट कर रो पड़ी, जबकि सामने वाले ने फिर भी उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया था। कुछ ही देर बाद गाड़ियां आलीशान हवेली के सामने आकर रुक गईं। आज तक सरोज जी ने उन्हीं राठौरों की नौकरी चाकरी की थी, लेकिन कभी भी अपनी बेटी को हवेली की दहलीज पार नहीं करने दी थी। उन्होंने अपने बेटे के साथ साथ अपनी बेटी को भी मेहनत से कमाकर रोटी खिलाई थी। जब तक उनका पति जिंदा रहा, वह भी राठौर की गुलामी करता रहा, लेकिन राठौर ने उसे अच्छा खासा इज्जतदार तरीके से रखा हुआ था। उसके बाद उन्होंने न सिर्फ उनके बच्चों की अच्छी देखभाल की, बल्कि सरोज जी को अपनी वफादार नौकरानी के तौर पर घर में भी रख लिया। लेकिन आज उस लड़की को उसी घर में एक अलग ही हैसियत से लाया जा रहा था। राजवीर के पीछे पीछे तेज कदमों से चलती हुई वह हवेली के अंदर दाखिल हुई। उस वक्त उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे बाहर रुक जाना चाहिए या राजवीर के साथ हवेली में आना चाहिए, लेकिन फिर किसी हुक्म का इंतजार किए बिना वह उसके पीछे ही चली आई। जब उसने लॉज में बैठी हुई संध्या जी को देखा, जिनकी शान और शौकत देखकर वह देखती ही रह गई। संध्या जी ने भी पलटकर उसे हैरानी से देखा, जबकि राजवीर जल्दी से आगे बढ़ते हुए उनके सामने हल्का सा झुका। उन्होंने हाथ उठाकर उसके कंधे पर रखा और वह सोफे पर बैठ गया। नौकर जल्दी से पानी लाते हुए उसके सामने गिलास रख गया। गिलास उठाकर उसने लबों से लगा लिया। ये लड़की कौन है? क्या ये उस लड़के की बहन है? शायद उन्हें हकीकत का पता चल चुका था। जी अम्मा, ये उस लड़के की बहन है। संध्या जी ने हैरत और गुस्से से सुहाना और फिर राजवीर की तरफ देखा। क्या तुम्हें जरा भी गैरत नहीं रही? अपनी बहन के गुनहगार का बदला उसे मार कर लेते हैं, जो तुम औरतों का सहारा लेकर आए हो। सुहाना उनके लहजे से ही कांप गई थी। उसने 2 कदम पीछे हटा लिए, जबकि राजवीर ने एक शर्मिंदा सी नजर अपनी मां पर डाली। वह इस वक्त गांव में मौजूद नहीं है। गांव में नहीं है तो तुम्हें उसे ढूंढना चाहिए था। अगर ये लड़की भी यहाँ नौकरानी की हैसियत से आ गई है तो इसमें कुछ गलत नहीं, लेकिन मुझे वो लड़का हर हाल में चाहिए। सुहाना को उनकी सोच पर अफसोस हुआ, जबकि राजवीर ने सर झुका लिया। मैं इस लड़की से शादी करने के बाद ही इसे लाया हूँ। यह सुनकर संध्या जी जैसे हिल गईं। वह गुस्से और हैरत से पलटकर राजवीर को देखती रह गईं, जैसे उन्हें अपने बेटे की परवरिश पर यकीन नहीं हो रहा था। जो कुछ मैंने सुना है, क्या वह सच है? उन्होंने दोबारा पूछा। जी अम्मा, मैंने इस लड़की से शादी की है। राजवीर ने एक बार फिर नजरें झुका ली। गिलास उठाकर उन्होंने अपना गुस्सा जाहिर करते हुए गिलास फर्श पर दे मारा और कांच इधर उधर बिखर गया। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी राजवीर। तुम इस लड़की को हवेली में नहीं, बल्कि मेरे सीने पर मूंग दलने के लिए लाए हो। यानी ये लड़की मेरी बहू की हैसियत से हवेली में मौजूद है। उसकी माँ ने मुझे इससे शादी करने की इल्तिजा की थी। वैसे भी सरोज हमारी पुरानी और वफादार नौकरानी है। ठीक है, तुमने उनके कहने से शादी कर ली, लेकिन मेरा हुक्म है कि तुम इसे तलाक दोगे। उनके ये शब्द सुनकर सुहाना का दिल जोर से धड़क उठा। अगर सच में वह उसे छोड़ देता तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती। नहीं अम्मा, मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन मैं इसे तलाक नहीं दे सकता, क्योंकि मैं खुद तलाक के सख्त खिलाफ हूँ। ये लड़की यहाँ आ चुकी है तो अब इसे छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। शायद जिंदगी में पहली बार उसने अपनी माँ का हुक्म ठुकराया था। संध्या जी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तो ये मान लो कि तुम्हारी रगों में राठौर के खून की ताकत नहीं रही।
उन्होंने खुले शब्दों में उसे गाली दे डाली। राजवीर हैरानी से उन्हें देखता रह गया। आप मेरे खून और मेरी वफा को गाली नहीं दे सकती। वह गुस्से में मुट्ठियां भींचते हुए उनके सामने आ खड़ा हुआ। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, मुजरिम को आपके सामने लाकर खड़ा करूंगा, चाहे मुझे उस लड़के को पाताल से ही क्यों ना ढूंढना पड़े। वो गुस्से में हवेली से बाहर चला गया। सुहाना वहीं खड़ी कांपती रह गई। हवेली में कदम रखते ही उसे अपनी हैसियत और आने वाली जिंदगी का अंदाजा हो चुका था। उसे मालूम हो गया था कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। शायद किस्मत उसे उन हालात में डालने वाली थी जिनसे वह अनजान थी। तभी संध्या जी ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया और उसे किचन तक ले गईं। उन्होंने नौकरानियों को हुक्म दिया, आज से घर का सारा काम यही लड़की करेगी। अब खाना बनाने से लेकर हर काम इसके जिम्मे होगा, कोई और हाथ नहीं लगाएगा। दर्द और अपमान से टूटी हुई सुहाना किचन की दहलीज पर बैठ गई और सिर घुटनों में छुपाकर रोने लगी। उसका मन बार बार घर लौटने को करता, लेकिन अब लौटने का कोई रास्ता नहीं था। नौकरानियों ने अफसोस भरी नजरों से उसे देखा और फिर काम में लग गईं। सुहाना देर तक यूं ही दहलीज पर रोती रही और फिर खुद को संभालकर काम में जुट गई। अब उसे साफ समझ आ चुका था कि उसका मुकद्दर यही काम है जिससे मुंह मोड़कर वह कहीं भी नहीं जा सकती। लेकिन उस वक्त भी उसे अपनी माँ और भाई अमन का ख्याल बुरी तरह सताने लगा। शाम तक वह बुरी तरह काम में लगी रही, जबकि नौकरानियों ने ही बताया था कि सिर्फ रात में ही वह साहब के कमरे में जा सकती है, क्योंकि रात को कभी भी साहब को उसकी जरूरत पड़ सकती है, तो वह मौजूद चाहिए। वो खुद को अब किसी मशीन से कम नहीं समझ रही थी, पर मजबूरी थी। किस्मत ने अब ये जिल्लत उसके हिस्से में डाल दी थी जिसे उसे सारी उम्र साथ लेकर चलना था। अपनी किस्मत से समझौता करते हुए वह खुद को समझाती रही, जबकि पूरे गांव में राठौर के आदमियों ने अपने जाल फैला दिए थे। उस वक्त उसकी माँ का गुस्सा और कही गई बातें उसकी आन पर बुरी तरह चोट कर रही थी और वह नहीं जानती थी कि उसकी माँ उसके लिए क्या क्या शब्द प्रयोग कर दें। शहर भर में उनके लोग अमन को ढूंढ रहे थे, जबकि अमन के घर के बाहर भी पहरेदारी थी। वह किसी भी सूरत में अपने घर वापस नहीं आ सकता था। सरोज जी जो सोचे थी कि अपनी बेटी को देने के बाद मुसीबतें उसके सर से हल्की हो जाएंगी, अपने बेटे की ऐसी तलाश देखकर बिफर पड़ी। वह किसी भी सूरत में अमन को नहीं खोना चाहती थी। पहले ही उन्होंने सुहाना को खो दिया था और यह बात राठौर की शान के खिलाफ थी कि वे अपनी बात से मुकर रहे हों। अपना रुपट्टा उठाते हुए वह एक बार फिर हवेली की तरफ चली, क्योंकि वह उनसे बात करना चाहती थी। अगर सुहाना को ले गए थे तो अब अमन के बारे में जवाबदेह होना चाहिए था। गार्ड्स से भीख मांगते हुए वह हवेली के अंदर दाखिल हुई तो संध्या जी उस वक्त रौब भरे अंदाज में अपने कमरे से बाहर आईं। बाहर आते ही संध्या जी ने फौरन सरोज जी को धक्का दे दिया। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम अपने गंदे कदम हवेली की दहलीज पर बढ़ाओ। फिर शाम के साए फैलते ही सुहाना राजवीर के कमरे की तरफ बढ़ गई। नीचे शोर सुनकर लोग झांकने लगे। लॉज में अपनी माँ को देखकर उसका दिल तेजी से धड़क उठा। वो सोच भी नहीं सकती थी कि उसकी माँ फिर से अपनी इज्जत बचाने के लिए उस हवेली में खड़ी होंगी। उसकी आंखों में फिर आंसू उतर आए। उसकी माँ घुटनों के बल जमीन पर बैठ गईं और फूट फूट कर गुहार लगाने लगी। संध्या जी ऐसा मत कीजिए, मेरे बेटे को बख्श दीजिए। अब तो सुहाना भी आपकी हवेली में आई है तो मेरे बेटे की जान बख्श दीजिए। पर संध्या जी ने कदमों से उसे धक्का देकर कहा, उठ जाओ और यहाँ से चले जाओ, वरना मैं तुम्हें हमेशा के लिए खत्म करा दूंगी। राठौर साहब ने अपना हुक्म और रवैया ऐसा बना लिया था कि अब किसी का हौसला नहीं बचा था। वह अपनी माँ के साथ यह सुलूक नहीं देख सकती थी, इसीलिए तड़पते हुए सीढ़ियाँ उतर आई और जल्दी से सरोज जी को सहारा देकर खड़ा कर लिया। संध्या जी, एक औरत बनकर एक औरत पर रहम कीजिए, वह फटना चाही। जबकि सरोज जी खौफ और हैरत से उसकी तरफ देख रही थी। आज तक हवेली में किसी नौकर ने इतनी हिम्मत नहीं दिखाई थी और ना ही इस लहजे में
कोई बात की थी। वो जानती थी कि उसकी बेटी का अंजाम क्या हो सकता है। संध्या जी ने हैरत और गुस्से से उसकी तरफ देखा और कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे सामने जुबान चलाओ? तुम इंसानियत भूल चुकी हो और मुझे मजबूर कर रही हो कि मैं तुम्हारे सामने जुबान चलाऊं। इससे पहले कि वह और कुछ कहती, तभी हवेली के बड़े दरवाजे से अंदर आते हुए राजवीर ने उसे कहर भरी नजरों से देखा। वह सोच भी नहीं सकता था कि यह लड़की उसकी माँ के सामने इस लहजे में बात करेगी। संध्या जी भी उसे देखते ही पलटी और बोली, बहुत खूब, यानी अब यह दिन भी बाकी थे। मुझे अफसोस होता है मेरी परवरिश पर राजवीर, और इस बात पर कि तू इस हवेली का वारिस है। उनका लहजा तंज से भरा हुआ था। राजवीर तेज कदमों से आगे बढ़ा और सख्ती से सुहाना का बाजू पकड़कर उसे घसीटते हुए अपने साथ ले गया। अपनी बेटी को इस हाल में तड़पते हुए देखकर सरोज जी का दिल छलनी हो गया। तड़पते हुए वह हवेली से बाहर निकल गईं। वह नहीं चाहती थी कि आने वाली बर्बादी अपनी आंखों से देखें और यहीं खड़ी खड़ी मर जाएं। अपने दोनों बच्चों का दुख उन्हें भीतर से तोड़ चुका था। हवेली से निकलती माँ अपने जख्मों को लेकर तड़प रही थी, जबकि हवेली के अंदर एक माँ अपनी बहू की चीख पुकार सुनकर अपने सीने में ठंडक महसूस कर रही थी। सुहाना को भी तो अब यह अफसोस होना चाहिए था कि राठौर साहब की माँ के सामने जुबान चलाने का अंजाम क्या हो सकता है। राजवीर ने सख्ती से उसे घसीटते हुए कमरे में लाकर पटक दिया। उसकी चुनरी अब भी लॉज में बिखरी हुई थी। उस वक्त वह अपने टूटे नसीब और बिखरे सपनों के साथ उसके सामने थी। खींचे जाने की वजह से उसके खुले बाल बिखर कर कंधों पर आ गिरे थे। वह धड़ाम से बिस्तर पर गिरी और वहीं पड़ी रह गई। राजवीर ने हैरत से उसे देखा। शायद जब से वह उसके साथ ब्याह कर इस हवेली में आई थी, अब पहली बार उसने उसे गौर से देखा था। उसके लंबे काले बाल लहरा रहे थे। जब वह पलटी तो राजवीर को ऐसा लगा जैसे एक पल के लिए उसके दिल के सारे जज्बात उलट गए हों। उसकी बड़ी नसीली आंखें अपनी बेबसी पर रो रही थी, लेकिन उनमें छुपी खुमारी राजवीर का दिल धड़काने के लिए काफी थी। पतली नाक में पड़ी हुई नथ और गुलाबी होंठ जो कांप रहे थे उसे हैरत में डाल रहे थे। होंठों को उसने कसकर भींच रखा था और डरी हुई नजरों से उसे देख रही थी। उस वक्त राजवीर के दिमाग में बस उसकी ठुड्डी पर चमकता हुआ तिल था जो उसे अपनी ओर खींच रहा था। वह रोते हुए उसे देख रही थी। तभी अचानक उसकी माँ संध्या जी का ख्याल उसके दिमाग में उतर आया। तभी उसने गुस्से में उसके नाजुक गाल पर थप्पड़ दे मारा। वह दर्द और डर से चीखते हुए वहीं पर गिर पड़ी और बोली, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेकसूर हूँ। वह टूटते हुए उसके कदमों में गिरी थी। संध्या जी के दिल को जैसे ठंडक पहुँच गई। उन्हें यकीन था कि उस लड़की के साथ यही होना चाहिए था। राजवीर ने भी मान लिया कि वह इससे ज्यादा कुछ कर ही नहीं सकता। मजबूरियों ने उसे जकड़ रखा था, वरना पहली नजर में ही उसे इल्म हो गया था कि सामने खड़ी लड़की सिर्फ सराहे जाने के लायक है, चाहने के लायक है, ना कि रुला देने के। वह सुंदरता का कदरदान था। उसने अपनी सिगरेट उठाई और छत पर चला गया। कई सिगरेट के धुएं में उसने अपने अंदर का गुबार निकालने की कोशिश की। वह लड़की जो बेकसूर थी, भले ही मोहब्बत ने अभी तक उसके दिल पर दस्तक नहीं दी थी, लेकिन राजवीर जान चुका था कि वह सिर्फ तकलीफ झेलने के लिए नहीं बनी है। लेकिन उस मासूम लड़की का बेकसूर वजूद उसे अपने जी में सुलगते हुए एक भारी जुर्म का एहसास देता था। कितनी देर वह छत पर खड़ा रहा, खुद को समझाने की कोशिश करता रहा। फिर जब वह कमरे में लौटा तो वह बिस्तर के किनारे टेक लगाए सो रही थी। उसने फुर्सत से उसे देखा। नौकर को बुलाकर उसने कमरे में ही रात का खाना मंगवा लिया था, क्योंकि उस वक्त दिमाग इतना उलझा हुआ था कि नीचे जाकर फिर अपनी सोच को और खरोचना नहीं चाहता था। उसके दिल में अजीब सा खिंचाव और उलझन फैली हुई थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि सहानुभूति की वजह से ही वह उस लड़की की ओर इतना झुक रहा है या फिर किसी नसीब की फितरत उसे बार बार उसकी तरफ खींच ला रही है। वह कोई साधारण जमींदार नहीं था, पढ़ा लिखा इंसान था जिसने गांव के प्रधान का पद संभालते ही ठान लिया था
कि किसी भी बेगुनाह पर जुल्म नहीं होने देगा। उसने ठान रखा था कि वे रस्में और रिवाज खत्म करेगा जिनमें अपराधी की जगह मासूम को सजा दी जाती है। फिर भी उसे अपनी माँ संध्या जी के हुक्म की पूर्ति के लिए अपनी नीति तोड़नी पड़ी, क्योंकि उनकी आज्ञा उसके लिए सबसे ऊपर थी। वह किसी मामूली बात के लिए माँ का गुस्सा सह सकता था, पर उनके हुक्म की अवहेलना उसके लिए असंभव थी। कितनी देर वह उस लड़की को देखता रहा जो दिन भर की थकान और कठोर व्यवहार सहते सहते अब पूरी तरह थकी और बेखबर सो रही थी। फिर भी उसके चेहरे पर राजवीर के थप्पड़ के निशान साफ दिख रहे थे। आंखों के नीचे आंसुओं के धुंधले निशान उसे और भी दर्द में डुबा रहे थे। उसके जिस्म को देखते हुए राजवीर को अंदाजा हो गया कि वह मुश्किल से 22 साल की होगी। कुछ देर बाद नौकरानी ट्रे लेकर कमरे में आई। अम्मा जी ने खाना खा लिया है? राजवीर ने जाते जाते उससे पूछा। नौकरानी ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया, जी साहब, उन्होंने खाना अपने कमरे में ही मंगवा लिया था। यानी आज किसी ने भी डाइनिंग टेबल की तरफ रुख नहीं किया। इस वक्त श्रुति शोक के दिनों में थी और उसी के मुताबिक उसे अपने घर में ही रहना था। शोक की अवधि खत्म होते ही राजवीर का इरादा था कि वह श्रुति को अपनी हवेली में ले आएगा। श्रुति की शादी कुछ साल पहले ही हुई थी। उदय जिद्दी और अक्खड़ स्वभाव का इंसान था, जिसने अपने खिलाफ बड़े बड़े लोगों को दुश्मन बना लिया था, मगर इसके बावजूद श्रुति उसे बेपनाह चाहती थी। सिर्फ श्रुति की मोहब्बत की वजह से ही संध्या जी को उसका रिश्ता मानना पड़ा था। अब श्रुति उदय की पत्नी बनकर उसके साथ एक मोहब्बत भरी जिंदगी गुजार रही थी। न जाने किसकी नज़र लग गई कि उदय के साथ यह हादसा हो गया। राजवीर यह नहीं जानता था कि यह किसी दुश्मनी का नतीजा था या किसी की गलती से हुई दुर्घटना, मगर इतना सच था कि उदय की मौत हो चुकी थी। राजवीर की जिंदगी में उसकी पहली प्रमुखता हमेशा उसकी माँ संध्या जी और उसकी बहन श्रुति ही रही, लेकिन इसके बावजूद वे लोग उसे प्रधानी के लायक नहीं समझते थे। वजह थी उसका मुलायम स्वभाव। शायद संध्या जी को लगता था कि कठोर रवैया और सख्ती ही असली बहादुरी और प्रधान बनने की निशानी है। अगर उनके बेटे में यह बातें नहीं हैं तो वह प्रधान बनने के काबिल नहीं है। लेकिन सच यही था कि राजवीर आज तक किसी पर बेवजह जुल्म होते हुए बर्दाश्त नहीं कर सका था। अभी भी जो कुछ उसने किया था वह सिर्फ और सिर्फ संध्या जी के हुक्म की वजह से किया था। उस लड़की को देखते हुए उसके दिल में न जाने कितने पछतावे और दुख उमड़ आए, लेकिन वह उनका इजहार नहीं कर सकता था। उसने हाथ बढ़ाकर उसके कंधे पर हल्की सी थपकी दी। सुहाना ने उनींदी आंखें खोली और फिर फौरन दुपट्टा संभालते हुए सीधी हो गई। शायद रोते रोते थककर उसने यहीं सर टिकाया था और नींद की वादियों में उतर गई थी। लेकिन अब राजवीर को सामने देखकर वह एक बार फिर सहम गई। उठो और खाना खा लो, उसने कहा। राजवीर खुद नहीं जानता था कि उस लड़की का नाम क्या है। गुस्से में वो उसका नाम पूछना ही भूल गया था। उसका लहजा उस वक्त भी गंभीर था, मगर उसमें नरमी झलक रही थी। सुहाना को हैरत हुई। उसकी नज़रों में वह एक जालिम और कठोर आदमी था, लेकिन इस वक्त उसका बर्ताव बिल्कुल अलग था। राजवीर उसके सामने ही जमीन पर बैठा था। सुहाना ने उसे हैरत से देखा तो वह फौरन खड़ा हो गया और हाथ के इशारे से सोफे की तरफ बैठने का इशारा किया। उसका मतलब साफ था कि वह आकर खाना खा ले। सुहाना को बिल्कुल भूख नहीं थी, लेकिन वह उस वक्त इनकार भी नहीं करना चाहती थी, या शायद भूख के बावजूद उसके दिल को खाने की तलब ही नहीं हो रही थी। वह जल्दी से उठी और दुपट्टा ठीक से ओढ़ते हुए मुंह धोने चली गई। मुंह हाथ धोकर जब वह वापस कमरे में आई तो राजवीर अभी तक उसका इंतजार कर रहा था। वह धीरे से झुकते हुए नीचे बैठने लगी तो उसने सख्ती से टोक दिया, तुम नीचे क्यों बैठ रही हो? इधर ऊपर आकर बैठो। राजवीर का यह रवैया उसे बार बार हैरान कर रहा था, लेकिन सुहाना यह नहीं जानती थी कि असल में उसके दिल पर भारी उदासी सवार थी। इस वक्त वह इतना दबाव महसूस कर रही थी कि जो कुछ भी राजवीर कह रहा था वह बस खामोशी से मान रही थी। उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह एक बार फिर उस आदमी को मना कर दे। उसने धीरे धीरे खाने के निवाले हलक से नीचे उतारे और कुछ देर बाद पानी पीकर उठ गई। बिस्तर पर लेट जाओ और अब आराम करो, राजवीर ने कहा।
उसने खाने के बर्तन वैसे ही छोड़ दिए और खुद सोफे पर आराम से टिककर बैठ गया। फिर उसने लैपटॉप उठा लिया और काम में लग गया। उसका नया हुक्म मानते हुए सुहाना बिस्तर पर लेट गई। कुछ देर तक बेचैनी की वजह से वह सो नहीं पाई, लेकिन धीरे धीरे नींद की गिरफ्त में आ गई। उसकी गहरी सांसों की आवाज सुनकर राजवीर को चैन मिला, लेकिन उसी वक्त उसके दिमाग में नए ख्याल घूमने लगे। वह सोचने लगा कि अपनी माँ संध्या जी को खुश करने के लिए न जाने उस मासूम लड़की पर और कितने जुल्म करने पड़ेंगे। उसे राठौर और प्रधान की उन घटिया और अक्खड़ सोच पर कभी फक्र नहीं रहा, बल्कि हमेशा ही वह इन बातों से शर्मिंदा रहता था। अगले ही दिन से सुहाना के लिए मुसीबतें बढ़ गईं। संध्या जी उस पर हाथ उठाने से भी नहीं हिचकिचाती थी। उधर राजवीर उसके भाई अमन को ढूंढने में इतना मशगूल था कि चाहकर भी सुहाना पर ध्यान नहीं दे पाता था। सुहाना की हालत एक कैदी जैसी हो गई थी। संध्या जी उस पर जुल्म और जलील करने के मौके ढूंढती, यहाँ तक कि नौकरों के सामने उसे अपमानित करती। दिन भर उसे खाने के नाम पर सिर्फ कुछ सूखी रोटियां ही दी जाती, जबकि रात को वह खाना राजवीर के साथ ही खाती थी। राजवीर और सुहाना के बीच बातचीत बहुत कम होती थी। कभी कभार राजवीर हल्की फुल्की बात कर लेता और सुहाना भी धीमी आवाज में उसका जवाब दे देती, लेकिन राजवीर का कमरा उसकी अपनी अलग दुनिया जैसा था, जहां वह हमेशा गुम रहता। सुहाना को अक्सर इस बात पर हैरत होती कि संध्या जी के सामने राजवीर जितना अक्कड़ और कठोर नजर आता है, उसके सामने उतना ही नरम और अलग क्यों लगने लगता है। कमरे में उसका रवैया बिल्कुल अलग होता था। ना वह उस पर किसी तरह की अकड़ दिखाता, ना ही उस पर जुल्म करता और ना ही अपनी किसी गलत ख्वाहिश का निशाना बनाता। लेकिन माँ संध्या जी के सामने आकर वह आज भी चुप हो जाता और उनकी बातों का विरोध नहीं कर पाता। संध्या जी चाहे सुहाना के साथ जैसा भी सख्त सुलूक करें, राजवीर बस खामोशी से देखता रहता। दूसरी तरफ राजवीर को अंदाजा हो चुका था कि माँ के साये में सुहाना किस तरह के जुल्मों का शिकार होती है। संध्या जी उसके साथ वैसा बर्ताव करती थी जैसा कोई अपने नौकरों और गुलामों के साथ भी नहीं करता। नौकरों के सामने उसे जलील और अपमानित करना आम बात हो गई थी। कोई भी लड़की इस तरह की बातें सह नहीं सकती, लेकिन उस दिन के बाद से सुहाना ने उनके सामने बोलना बिल्कुल छोड़ दिया था। अब तो संध्या जी हर तरह से उस पर हावी हो चुकी थी। उस दिन भी सुहाना उनके लिए चाय लेकर आई। संध्या जी ने गुस्से में वही चाय उसकी तरफ फेंक दी, जो उसकी गर्दन और कंधे पर गिर गई। गर्म चाय से उसकी स्किन जल उठी और सुहाना दर्द से चीख पड़ी। उसकी चीख सुनकर नौकर ही नहीं बल्कि राजवीर भी कमरे से बाहर निकल आया और तेजी से उसकी तरफ भागा। अम्मा जी, ये आपने क्या किया? उसने पहली बार उन्हें रोकने की कोशिश की। संध्या जी ने गुस्से में कहा, ये इसी लायक है। मेरी चाय में इसने चीनी डाल दी, जबकि ये जानती है कि मैं फीकी चाय पीती हूँ। अभी थोड़ी देर पहले संध्या जी ने खुद ही सुहाना से कहा था कि उनकी चाय में चीनी डालकर ले आए। राजवीर उन्हें दुख और हैरत भरी नजरों से देखता रह गया। तुम अपने कमरे में जाओ। उसने सुहाना को कमरे में भेज दिया। कमरे में आते ही सुहाना फूट फूट कर रो पड़ी। माँ जी, इस तरह का जुल्म मत किया करें, मैं खुद ही उसे ठीक से संभाल रहा हूँ। राजवीर की आवाज़ दुख से भर उठी। मैं देख रही हूँ कि तुम आजकल उसकी ज़्यादा तरफदारी करने लगे हो। मुझे यह बात बिल्कुल पसंद नहीं। संध्या जी ने उसे ही लताड़ दिया। वो कभी भी बात समझने वालों में से नहीं थी। माँ जी, रहम कीजिए खुद पर और उस लड़की पर। राजवीर अपने असली तेवर में लौट आया था। आज उसे बेहद दुख हुआ था कि उसकी माँ इस हद तक भी जा सकती थी, लेकिन संध्या जी बस कहर भरी नजरों से उसे घूरती हुई अपने कमरे में चली गईं। वह सुहाना के पीछे ही कमरे में आया। सुहाना बेड पर लेटी हुई थी। रोने से उसकी आंखें सूजकर लाल हो चुकी थी और उसका शरीर कांप रहा था। उसने फौरन उसकी करवट अपनी ओर पलट दी। उसकी गर्दन पर जलन से भरे लाल निशान राजवीर को और भी दुखी कर रहे थे। साहब, मुझे हमेशा के लिए खत्म कर दीजिए। मुझसे यह तकलीफ और नहीं झेली जाती। उसने बिना सोचे समझे राजवीर के सामने हाथ जोड़ दिए, जो हमेशा उसके सामने खामोश रहता था।
आज उसका सब्र टूट गया। मुझसे भी यह सब बर्दाश्त नहीं होता सुहाना, मुझ पर रहम करो और मुझे माफ कर दो। उसकी आवाज भर्रा गई। सुहाना थक चुकी थी। यह सब सहते सहते, बिना किसी गलती के सजा झेलते झेलते वह अब अंदर से टूट चुकी थी। उसकी गर्दन पर बने वह सुर्ख निशान राजवीर के लिए भी किसी जानलेवा चुभन जैसे साबित हो रहे थे। बिना सोचे समझे उसने झुककर अपने हाथ उसकी गर्दन पर रख दिए। झिझक के मारे सुहाना एकदम उससे दूर हो गई। साहब, उसने कांपते हुए दुपट्टा उठा लिया, लेकिन राजवीर तो जैसे बेखुद होकर उसकी ओर खिंचता चला गया। मुझे माफ कर दो, मैं जानबूझकर तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करता। उसने आहिस्ता से अपना माथा सुहाना के कंधे पर रख दिया। सुहाना बस हैरत में डूबी हुई थी। सामने बैठा शख्स बेहद खूबसूरत था और पूरे रौब दबदबे के साथ उसके सामने मौजूद था। उसकी आंखों में मोहब्बत और नरमी इतनी गहरी थी कि सुहाना खुद को उससे बेखबर नहीं रख पा रही थी। यह कैसे हो सकता है कि मोहब्बत टूटकर उसकी झोली में गिरे और वह मोहब्बत को अपनाने के लिए अपनी झोली ना फैलाए। रिश्ता चाहे जिस हाल में बना हो, लेकिन अब वह राजवीर को अपना सब कुछ मान चुकी थी। वैसे भी वह उसके साथ किसी तरह की जबरदस्ती नहीं करता था। हाँ, इतना जरूर था कि संध्या जी के सामने वह कभी उसके हक में आवाज नहीं उठाता, मगर इसे भी वह उसकी मजबूरी समझकर चुप रह जाती। उसके भाई ने जो कुछ श्रुति के साथ किया था, वह कसक उसके दिल में आज भी जिंदा थी। श्रुति की सारी खुशियां छीन ली गईं, उसकी मोहब्बत उससे छीन ली गई और उसका सहारा उसके सिर से उठा लिया गया। सब कुछ उसके भाई की वजह से हुआ था। सुहाना ने धीमी आवाज में कहा, मुझे आपसे कोई शिकवा नहीं है साहब, मैं इस सब की हकदार हूँ। राजीव ने नरमी से उसके होंठों पर उंगली रख दी। तुम इस सब की हकदार नहीं हो सुहाना, इस सब का हकदार कोई और है। सुहाना ने आंसुओं से भरी आंखों से उसकी ओर देखा। साहब, मुझसे यह तकलीफ और नहीं सही जाती। वह अब पूरी तरह उसके सामने टूट चुकी थी। राजवीर ने नरमी से उसे गले से लगा लिया। सुहाना को पहली बार लगा कि वह सच में उसकी मोहब्बत की हकदार है। उस पर अब सिर्फ राजवीर का हक था और वह जानती थी कि मोहब्बत हो या बदला, राजवीर उससे जिस तरह का भी तकाजा करे वह उसे मानने को तैयार थी। उस दिन वह उसके सामने पूरी तरह बिखर गई और राजवीर ने मोहब्बत से उसके सारे दर्द अपने अंदर समेट लिए। उसके दिल तक पहुंचते हुए उस दिन उसने सुहाना को जीत लिया। सुहाना अपने पूरे हक के साथ उसके सामने बेबस हो चुकी थी और उसने मान लिया था कि दुनिया की सारी तकलीफें एक तरफ और उस शख्स में मौजूद सुकून एक तरफ, उसका कोई मुकाबला नहीं हो सकता। मोहब्बत उस पर टूटकर बरसी और वह उस मोहब्बत में भीगती चली गई। आने वाले दिन खामोशी में गुजरते रहे। कमरे में उसे कभी कभार राजवीर की मोहब्बत मिल जाती तो वहीं बाहर उसका मगरूर और अक्खड़ भरा लहजा और आंखों की शक्ति उसे यह समझा देती कि वह किस हाल में खड़ी है। संध्या जी को कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह तो सुहाना को सारी जिंदगी अपना गुनहगार मानती रहती, जबकि राजवीर अमन से सख्त नफरत करता। लेकिन सुहाना से नफरत का तो सवाल ही नहीं उठता। राजवीर सब कुछ कर सकता था मगर सुहाना से नफरत नहीं। इतने दिन बीत चुके थे लेकिन सुहाना की अब तक सरोज जी से मुलाकात नहीं हो पाई थी। सरोज जी अपने बेटे और बेटी के दुख में घुलती जा रही थी और उनके लिए हर रोज एक नई तकलीफ इंतजार में होती। इन दिनों राजवीर के पास भी ढेरों काम थे। वह चाहकर भी सुहाना को वक्त नहीं दे पाता। कई बार तो वह रात को भी कुछ देर से घर लौटता, लेकिन संध्या जी का रवैया अब भी पहले जैसा ही था, सख्त, तिरस्कार से भरा और बेदर्द। सुहाना सारा दिन घर के कामों में लगी रहती। पिछले कुछ दिनों से उसकी तबीयत काफी खराब थी, लेकिन वह इस बारे में सिर्फ राजवीर को ही बताना चाहती थी, क्योंकि वह जानती थी कि संध्या जी उसकी किसी भी बात पर भरोसा नहीं करेंगी, बल्कि उसे और ज्यादा तकलीफ देंगी। वह कई दिनों से राजवीर का इंतजार करती रही, लेकिन वह हमेशा उसके सो जाने के बाद ही घर लौटता और सुबह जल्दी निकल जाता। ऐसा कोई मौका ही नहीं मिला जब वह अपनी तबीयत की बात उससे कह पाती, लेकिन हर रोज बढ़ती कमजोरी उसे थका और लाचार करती जा रही थी।
आखिर एक दिन खाना बनाते बनाते वह किचन में ही गिर पड़ी। उसका सिर बुरी तरह चकरा रहा था, आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वह सहारा लेने के लिए हाथ मारती हुई जमीन पर गिर गई। होश पूरी तरह जवाब दे चुके थे। नौकरों ने भागकर संध्या जी को बताया। वह कुछ शक में पड़ गईं। उन्होंने कहा, उसे उठाकर राजवीर के कमरे में ले जाओ। नौकरानी सहारा देकर उसे वहां ले गई। थोड़ी देर बाद संध्या जी ने डॉक्टर को बुला लिया। डॉक्टर ने चेक करने के बाद कहा, ये प्रेग्नेंट है। यह सुनकर संध्या जी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। क्या कह रही हो तुम? उनके गुस्से की कोई हद नहीं थी। सुहाना ने घबराए हुए हाथ से अपने पेट को पकड़ लिया। जो कुछ उसके साथ हो चुका था, उसके बाद उस नन्ही और मासूम जान को किसी मुसीबत में डालना उसे किसी भी हाल में मंजूर नहीं था। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। संध्या जी ने कांपती आवाज में कहा, मुझे ये बच्चा किसी कीमत पर नहीं चाहिए। उन्होंने डॉक्टर का बिल्कुल भी लिहाज नहीं किया और वहीं डांट कर कह दिया, जबकि डॉक्टर बुझा बुझा सा चेहरा लिए कमरे से बाहर निकल गईं। संध्या जी अब बस वारिस के आने का इंतजार कर रही थी ताकि उसकी मौजूदगी में अपना फैसला सुना सकें। जैसे ही राजवीर हवेली में दाखिल हुआ, संध्या जी गुस्से से भड़क उठी। अब यह दिन देखना बाकी रह गया था। अब मैं इस हवेली में इसकी औलाद पालूंगी। उनके गुस्से की कोई हद नहीं थी। राजवीर हैरानी से बोला, क्या हुआ है अम्मा? ये भी अब मुझे तुम्हें बताना पड़ेगा। उन्होंने सख्त लहजे में कहा, ये लड़की पेट से है, यानी घर लाई हुई लड़की से अब तुम औलाद पैदा करवाओगे? सुहाना ने कांपते हुए राजवीर की ओर देखा। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसकी किस्मत का फैसला अब उसके हाथों से निकलकर दूसरों के मुंह पर आ गया है। अगर इस बच्चे की जिंदगी खतरे में रही तो वह किसी भी हाल में यह बर्दाश्त नहीं करेगी। राजवीर की आंखों में हैरानी उतर आई, लेकिन वह हैरानी किसी डर की नहीं बल्कि एक मीठी खुशगवार हैरानी थी जिसे सुहाना ने भी महसूस कर लिया था। संध्या जी का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा था। मुझे किसी भी कीमत पर यह बच्चा नहीं चाहिए। पहले ही 3 महीने से इस लड़की को मैंने जैसे तैसे बर्दाश्त किया है, वह मैं ही जानती हूँ। तभी राजवीर ने बढ़कर उनके कंधे थाम लिए और नरमी से कहा, अम्मा आप मुझे कुछ दिनों का वक्त दें, मैं सब कुछ आपकी मर्जी के मुताबिक कर दूंगा। जब राजवीर ने सुहाना को इशारे से कमरे में जाने को कहा तो वह जैसे अपनी जान बच जाने पर राहत की सांस लेकर कमरे की ओर चली गई। संध्या जी की मौजूदगी में सुकून जैसी कोई चीज थी ही नहीं। कुछ देर बाद राजवीर खुद कमरे में आया तो उसकी नजरें सुहाना पर टिक गईं। सुहाना अब भी डरी सहमी आंखों से उसे देख रही थी। साहब, क्या सच में आप इस बच्चे को खत्म करवा देंगे? उसकी आंखों में खौफ साफ झलक रहा था। राजवीर ने नरमी से उसकी ओर देखा और धीमे स्वर में कहा, मैं अभी इसका कोई फैसला नहीं कर सकता। उसका लहजा बुझा बुझा सा था। सुहाना ने आंसू भरी आंखों से कहा, मैं अपने साथ होने वाली हर नाइंसाफी बर्दाश्त कर लूंगी साहब, लेकिन अपने बच्चों को कुछ नहीं होने दूंगी। उसने अपने पेट पर हाथ रखते हुए उसकी ओर देखा। राजवीर बस उसे देखता रहा। उसे अच्छा लगा कि सुहाना अपने बच्चे के लिए इतनी हिम्मत से खड़ी है। उस वक्त वह एक डरी हुई लड़की से ज्यादा एक माँ लग रही थी, जिसे डर था कि उसका बच्चा उससे छीन लिया जाएगा। कुछ दिन जैसे तैसे गुजर गए, लेकिन कुछ ही दिनों बाद संध्या जी ने फिर से हद पार कर दी। उन्होंने सुहाना का बाजू पकड़कर सीढ़ियों से नीचे धक्का देने लगी। राजवीर हैरान रह गया। वह तुरंत उसकी ओर लपका, जबकि खाने की मेज से बाकी लोग भी घबराकर खड़े हो गए। संध्या जी गुस्से से चिल्लाईं, मुझे अभी और इसी वक्त ये बच्चा नहीं चाहिए। जैसे उन्हें फिर से गुस्से का दौरा पड़ा हो। अम्मा, इसका हाथ छोड़ दीजिए, मैं आपको सब समझा दूंगा। राजवीर का दिल धड़क उठा। उसे खौफ हो रहा था कि कहीं उसकी मौजूदगी में सुहाना या उसके बच्चे के साथ कुछ अनहोनी ना हो जाए, लेकिन संध्या जी की आंखों में बस कहर था। वह तमतमाई आवाज में बोली, मैंने तुम पर यकीन करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। तुम कुछ नहीं करने वाले। अब जो कुछ करना है मुझे ही करना होगा। उन्होंने जी भरकर हंगामा खड़ा कर दिया था। तभी बाहर से नौकर दौड़ता हुआ आया। वो राठौर साहब का खास आदमी था। जब पहली बार उसे हवेली में अंदर आते देखा तो राजवीर राठौर के चेहरे का रंग बदल गया था।
मेरी इजाजत के बिना तुमने अंदर आने की हिम्मत कैसे की? इससे पहले कि वह नौकर को गिरेबान से पकड़कर पूछता, उसने हाथ जोड़कर दूरी बनाते हुए माफी मांगी। माफ कर दीजिए साहब, लेकिन बात ही ऐसी है। दरअसल मैं यह बताने आया हूँ कि उदय जी का कातिल अमन नहीं बल्कि उनके पुराने दुश्मनों में से कोई है। राजवीर का चेहरा बदल गया। वह सोच भी नहीं सकता था कि सच्चाई इतनी अलग हो सकती है। संध्या जी भी हैरत और अविश्वास से नौकर को देख रही थी। यह तुम क्या कह रहे हो? उसने सबके सामने यह सब किया था। नहीं मालकिन, वह सब नजर का धोखा था और कुछ नहीं। असली गुनहगार पकड़ लिया गया है। उदय जी के भाइयों ने उसे गिरफ्तार करवा दिया है। अमन इस सब में शामिल नहीं है। संध्या जी अभी भी बेयकीन और शर्मसार सी खड़ी थी। राजवीर के एहसास भी उनसे जुदा नहीं थे। अगली शाम ही राजवीर ने सुहाना को वापस उसके मायके भेज दिया। वह बेचैनी से अपना सामान उठाकर अपनी माँ के पास चली गई। इस घर और राजवीर राठौर की जिंदगी से जाने का जितना अफसोस था, उससे कहीं ज्यादा खुशी थी कि उसका भाई बेगुनाह साबित हो गया और वह फिर से अपनी माँ से मिल सकती थी। संध्या जी को ऐसा सदमा लग गया था कि उन्होंने दोबारा सुहाना का सामना ही नहीं किया। उस शाम वह बेसब्री से अपनी माँ को मिलने गई और देर तक उनके गले लगकर रोती रही। उसका भाई अमन भी घर में मौजूद था। कुछ रिश्तेदार भी बधाई देने आए हुए थे। सरोज जी को तो जैसे यकीन ही नहीं हुआ। इतने अरसे बाद सुहाना को देखकर वह खुद भी हैरान और भावुक हो उठी। जहां उनके बेटे की जिंदगी बच गई, वहीं उनकी बेटी भी उस कैद से आजाद होकर लौटी थी। लेकिन शायद सुहाना को अपने जालिम ससुराल की आदत हो चुकी थी। रात ढलते ही उसका ख्याल उसके मन में उतरने लगा। जब वह अमन के कमरे में गई तो उसे देखकर चौंक गई। अमन जिस कदर खामोश और बुझा बुझा सा था, वह हैरान रह गई। उसके भाई को तो इस वक्त बहुत खुश होना चाहिए था, लेकिन उसकी आंखों में वो जोश और खुशी नहीं थी, बल्कि एक गहरी चुप्पी उसके चेहरे पर छाई हुई थी। वह धीरे से उसके पास बैठ गई। क्या बात है अमन, तुम्हें खुशी नहीं हुई कि असली गुनहगार पकड़ लिया गया? अमन खामोशी से उसे देखता रहा। तुम नहीं जान सकते कि मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या सहा है, लेकिन अब मैं खुश हूँ। अब मैं आजाद हूँ, अपनी मर्जी की मालिक हूँ, जो चाहूँ कर सकती हूँ। सुहाना ने चहकते हुए सब कुछ बता दिया, लेकिन अमन अभी भी चुपचाप उसे देखता रहा। क्या हुआ? तुम खुश क्यों नहीं हो अमन? उसने नरमी से उसके हाथ पर हाथ रख दिया। अमन ने ठंडी सांस लेकर कहा, उदय को मैंने ही मारा था। यह सुनकर सुहाना के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह यकीन नहीं कर पा रही थी और उठकर खड़ी हो गई। ये तुम क्या कह रहे हो? राजवीर साहब ने खुद मुझे माँ के घर भेजा है और सबके सामने ये बात साफ की है कि मैं बेगुनाह हूँ। लेकिन अमन अपनी बात पर अड़ा रहा। उसने साफ साफ कह दिया, उदय को मैंने ही मारा है। सुहाना का दिमाग चकरा गया। अगर यह सच है तो फिर राजवीर राठौर की यह कोई और चाल थी। वह समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर इस पूरी बात में सच्चाई क्या है। अगर अमन ने उदय को मारा था तो हकीकत तो यही थी कि उसके पकड़े जाने के बाद राजवीर उसे जिंदा दफना देता। लेकिन न सिर्फ उन्होंने इस बात को मानने से इनकार कर दिया, बल्कि सुहाना को भी आजाद कर दिया। अगले ही दिन वह एक बार फिर हवेली में थी। धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ते हुए वह राजवीर के कमरे में चली गई। संध्या जी ने उसे कुछ भी नहीं कहा। शायद वह खुद भी शर्मिंदा थी। इतने दिनों में जिस तरह का व्यवहार उन्होंने किया था, वह सोचकर ही उन्हें हैरानी हो रही थी कि आखिर उन्होंने एक ऐसी लड़की को क्यों सताया जो कसूरवार थी ही नहीं। यही बात बार बार उनके मन में घूम रही थी। सुहाना कमरे में आई तो राजवीर पलंग पर बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा था। उसे देखकर राजवीर को कोई हैरानी नहीं हुई, जैसे वह जानता था कि सुहाना लौटकर जरूर आएगी। सुहाना धीरे से उसके पैरों के पास बैठ गई। मैं अभी भी इस सच को समझ नहीं पा रही साहब, उसने राजवीर की आंखों में देखते हुए कहा। उसके खुले बाल कंधों पर बिखरे थे और उसने अपने चारों तरफ पल्लू अच्छी तरह लपेट रखा था। राजवीर ने उसे बिठा लिया और गहरी सांस लेते हुए बोला, मोहब्बत बड़े बड़े मर्दों को हरा देती है और मुझे यह मानने में कोई शर्म नहीं है कि मोहब्बत ने मुझे तुम्हारे सामने झुका दिया। मैं पूरे होशो हवास में यह इकरार करता हूँ।
कि मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करने लगा हूँ, इतनी कि तुम्हारी खातिर मैं हर गुनहगार को माफ कर सकता हूँ। शायद यह पहला प्रधान होगा जिसने सिर्फ अपनी बीवी की मोहब्बत में अपनी बहन के गुनहगार को माफ कर दिया। वह थोड़ी देर रुका और फिर बोला, उस शख्स को गुनहगार साबित कर मैंने ही गिरफ्तार करवाया था और वक्त आने पर मैं ही उसे छुड़वाकर गायब करवा दूंगा। मैंने तुम्हारे भाई को माफ कर दिया सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत के कारण, क्योंकि मैं जानता था कि जब तक मैं यह साबित नहीं करता मेरी माँ की नज़रों में तुम कभी मेरी बीवी नहीं बन सकती। मुझे यकीन है कि मेरी माँ शर्मिंदा है और मुझे उम्मीद है कि तुम भी उनकी ज्यादतियों को भूल जाओगी। सुहाना की आंखें भीग गईं। वह समझ गई थी कि उसके सामने खड़ा यह इंसान सचमुच किस्मत का दिया हुआ तोहफा है। उसने झुककर राजवीर के हाथों पर अपना माथा टिकाया। उसके लब कांप रहे थे। राजवीर ने झुककर उसे गले से लगा लिया। सुहाना उसे मोहब्बत करना सिखा चुकी थी और इस एहसास से बढ़कर उसके लिए कुछ भी खूबसूरत नहीं था। राजवीर अपनी बहन श्रुति को घर वापस ले आया था। राजवीर को यह एहसास हो गया था कि इस तरह अगर बदला लेने पर तुले रहे तो रंजिशें दिन पर दिन बढ़ती ही चली जाएंगी। और उदय के साथ जो हुआ उसमें सिर्फ अमन की गलती नहीं थी, बल्कि उदय ने भी कहीं ना कहीं अमन को मजबूर कर दिया था। उदय एक बहुत ही सख्त और हट्टी किस्म का इंसान था। अमन के पास थोड़ी बहुत जमीन थी जो उसके बाबा ने हवेली में काम कर करके पैसा जमा करके खरीदी थी, लेकिन उन्होंने वो जमीन उदय से ही खरीदी थी और उदय ने उन जमीन के कागजों में कुछ गड़बड़ी कर दी थी, जिससे वह जमीन उसने इल्लीगल साबित कर दी और यह कहने लगा कि यह जमीन तो मेरी है, तुम्हारे बाप ने कभी खरीदी ही नहीं थी। अमन के पास से अगर वह जमीन चली जाती तो वह लोग गरीबी के दलदल में घुस जाते। अमन ने बहुत ही समझाने की कोशिश की। उदय ने अमन को धमकाया, लेकिन जब अमन नहीं माना तो उदय ने उस पर जानलेवा हमला किया और खुद को बचाने के लिए अमन के हाथों से उदय मारा गया। यह पूरा सच राजवीर के सामने आ चुका था, इसीलिए राजवीर नहीं चाहता था कि अब यह रंजिशों का खेल और आगे बढ़े। उसने अपनी बहन को हौसला दिया। उसका पति उसकी इज्जत नहीं करता था। उसने कहा कि एक ऐसा शख्स जो तुम्हें परेशान करता था, तुम्हारी इज्जत नहीं करता था, उससे तुम्हें निजात मिल गई है। किस्मत ने तुम्हें दोबारा से अपनी जिंदगी शुरू करने का मौका दिया है। अमन ने उस जमीन को बेचकर शहर में कपड़ों का बिजनेस डाल लिया था और 6 महीने में ही उसका बिजनेस अच्छी तरह से चलने लगा था। फिर एक दिन अमन हवेली आया और उसने राजवीर राठौर से श्रुति का हाथ मांगा। राजवीर राठौर यह सुनकर चौंक गए। अमन ने कहा कि मैं पहले से ही श्रुति को पसंद करता था, लेकिन श्रुति उदय को पसंद करती थी, इसीलिए मैंने अपनी भावनाओं को कभी जाहिर नहीं किया, क्योंकि उसके और मेरे स्टैंडर्ड में भी बहुत ज़्यादा फर्क था। लेकिन अब मैं काबिल बन गया हूँ और मुझे आपसे यह उम्मीद है कि शायद आप मोहब्बत की कदर समझेंगे और मैं आपकी बहन को बहुत ही इज्जत और सम्मान से रखूंगा। उसको कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। राजवीर ने अमन की आंखों में श्रुति के लिए प्यार देखा, वही प्यार जो उन्हें अपनी आंखों में सुहाना के लिए दिखता है। उन्होंने श्रुति से पूछा और उसे समझाया कि देखो, एक अच्छा जीवन साथी वही होता है जो तुम्हारी कदर समझे, तुम्हें इज्जत दे, तुम्हें प्यार दे। तुम खुशकिस्मत हो कि तुम्हारे नसीब में मोहब्बत लिखी है और वह तुम्हारे दरवाजे पर खड़ी है। राजवीर के समझाने पर श्रुति ने हाँ कर दिया, क्योंकि शादी के कुछ साल तक तो उदय ने उसे काफी प्यार से रखा, लेकिन बाद में वह उसके साथ खराब सुलूक करने लगा था। श्रुति ने अमन की मोहब्बत को गले से लगा लिया। संध्या जी को भी इस रिश्ते से इनकार नहीं था, क्योंकि वह श्रुति को टूटा हुआ अकेला नहीं देखना चाहती थी। खुशी खुशी श्रुति और अमन की शादी कर दी गई और अमन श्रुति को लेकर शहर चला गया। आज राजवीर और अमन दोनों ही अपने जीवन साथी के साथ मोहब्बत भरा, प्यार भरा जीवन बिता रहे हैं। राजवीर ने अपने गांव में पहले की रूढ़िवादी परंपराओं को खत्म कर दिया और आज उसके गांव में जातिवाद भी बहुत कम हो चुका है। राजवीर ने अपने गांव के स्कूलों को अच्छा करवाया और उसमें अब अच्छी शिक्षा दी जा रही है, जिससे लोगों की सोच का विकास हो रहा है। दोस्तों, धोखेबाजी और बदला और गलत फहमियां कभी कभी इंसान की जिंदगी को बर्बाद कर देती हैं।
ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ये कहानी पूर्णतः काल्पनिक है। ऐसी और भी रोमांचक कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को हाइप भी दें। धन्यवाद।